हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग रिंग ऑन ए पॉइंट विच इज ऑन द एक्सिस ऑफ दिस रिंग। मतलब कि ये रिंग की कोई एक्सिस पे किसी एक पॉइंट के ऊपर ड्यू टू दिस करंट कैरिंग रिंग कितना मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। ठीक है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो बायो-सावर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन है। इसी तरह दूसरी भी एक एप्लीकेशन आती है जहां पे एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर, फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ सकता है वो। ठीक है, लेकिन आज हम चर्चा करें क्योंकि एनसीईआरटी में हमें ये रिंग वाला पॉइंट है, लेकिन फिर भी मैं उसका भी एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, एक वायर की वजह से, चाहे वो फाइनाइट लेंथ वाला है या इनफाइनाइट लेंथ वाला है, तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, उसका डेरिवेशन वगैरह सारे चीजें मैं वहां पे समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में एनसीईआरटी के बेसिस पे हमारे लिए यही एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, तो यही एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, मान लो कि ये एक कैपिटल आर रेडियस की एक रिंग प्रोवाइडेड है और उसके सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी के ऊपर विच इज ऑन द एक्सिस ऑफ दिस रिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट पी के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने को बोला गया है। और यहां पे ये जो रिंग है ना, उसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में, तो करंट कुछ ऐसे घूम रहा है। मान लो कि ये रिंग है ना, ये एक्चुअल में कैसी रिंग है, यहां पे अज्यूम कर लो कि मान लो कि दिस इज द रिंग, अज्यूम करो दिस इज द रिंग। ठीक है, तो ये एक रिंग है, तो एक्चुअल में ऐसी रिंग है, यहां पे ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से यहां पे पी पॉइंट के ऊपर, ये सेंटर से एक्सिस के ऊपर पी पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, और यहां पे क्या है कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखो ध्यान से, यहां पे जो डायरेक्शन है, ये डॉटेड डॉटेड, ये जो है ये डैश डैश वाली जो लाइन है, इट इज द इनसाइड, मतलब कि अंदर वाला पोर्शन है। ठीक है, अंदर वाला पोर्शन, तो ध्यान से देखोगे ना, अंदर से बाहर आ रहा है, यहां से जो करंट आ रहा है ना बाहर, वो अंदर से बाहर आ रहा है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर आ रहा है तो मैं इसको डॉट से दिखाऊंगा, और यहां से करंट घूम के अंदर जा रहा है तो मैं इसको क्रॉस से दिखाऊंगा, है कि नहीं? यस और नो? तो ध्यान से देखो कैसे करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट कैसे फ्लो करेगा उसी के ऊपर से तो डायरेक्शन मिलने वाली है। तो ध्यान से देखना, मान लो कि ये हमारी रिंग है, वैसे है नहीं लेकिन ये रिंग है, ऐसा अज्यूम कर लो। तो करंट ऐसे जा रहा है अंदर, यहां पे, हाँ अच्छा, यहां से अंदर से बाहर आ रहा है, अंदर से बाहर, देखो ये डायरेक्शन को देखो, अंदर से बाहर आ रहा है। ये सुनो, तो यहां से नीचे से अंदर जाएगा, नीचे से अंदर गया, फिर घूम के वापस यहां से ऊपर से बाहर, फिर नीचे से अंदर, फिर ऊपर से बाहर। ठीक है, तो ऐसी एक रिंग प्रोवाइडेड है, करंट की डायरेक्शन पता चल गई, यहां से नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर, नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर। क्लियर है पॉइंट इतना? यस और नो? तो अभी ऐसी रिंग की वजह से ये पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी। तो देखो अभी इसको निकाले कैसे, तो किसकी एप्लीकेशन है ये, बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे बायोट-सावर्ट लॉ का ही यहां पे यूज करना पड़ेगा। अभी पॉइंट ये है यहां पे कि बायो-सावर्ट लॉ तो वो तो सिर्फ छोटे से सेक्शन के लिए लगता है ना, ऐसा सेक्शन कि जहां पे उतने छोटे सेक्शन के लिए डायरेक्शन करंट की चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उसको हम स्ट्रेट वायर मान ले, स्ट्रेट सेक्शन मान ले, ऐसा सेक्शन मुझे चाहिए। तो ऐसा तो यहां पे भी मैं अज्यूम कर सकता हूं। कैसे अज्यूम कर सकता हूं, देखो मान लो कि ये जो ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, यहां का एक छोटा सा सेक्शन ले लो, इतना सेक्शन। ठीक है, वैसे है ये बहुत ही छोटा, इतना छोटा है, तो इतना छोटा है, आपको दिखाई दे इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बताया है, बाकी है वो बहुत ही छोटा सेक्शन। ठीक है, बहुत ही छोटा सेक्शन, तो इतना छोटा है, तो ये तो अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन ही मान सकते हैं ना, तो उसके लिए मैं यहां पे बायो-सावर्ट का लॉ अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इतनी छोटी लेंथ का एक डीएल लेंथ का, कितनी लेंथ का अगर मैं बोलूं तो डीएल लेंथ का एक, मैंने यही रिंग का एक ऊपर एक छोटा सा हिस्सा मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा मैंने अज्यूम कर लिया जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल के बराबर। कितनी है, डीएल के बराबर। ठीक है, चलो, तो यहां से ये वाले पॉइंट के ऊपर मैं जरा इसको जोड़ देता हूं, इसको जोड़ता हूं। ठीक है, तो ये पॉइंट के ऊपर देखो, पहले तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो जरा ध्यान से देखो, ये डीएल को ना ऊपर दिखा देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये डीएल लेंथ इसकी, ये जो छोटा सा सेक्शन हमने अज्यूम किया, छोटा सा टुकड़ा अज्यूम किया है रिंग का, इतना छोटा टुकड़ा कि जिसको आप स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है,
तो ये इतना छोटा टुकड़ा है, तो देखो यहां से ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर है कि नहीं। अगर ये x है, ये रेडियस है, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये मैं कितना लिख सकता हूं, इट इज √r² प्लस x²। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकते हो आप, आसानी से लिख सकते हो ना, ये आसानी से लिखा जा सकता है कि नहीं। क्लियर है इतना पॉइंट, ठीक है। ये डिस्टेंस √r² प्लस x² होगा। अभी बात ये आती है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, यही रिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी समझाऊंगा, ध्यान से देखना। करंट की डायरेक्शन पहले देखो, यहां से अंदर, ये डॉटेड लाइन है ना, वो अंदर वाला हिस्सा है। अंदर से बाहर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसा कर, तो ऊपर देखोगे ना, ये वाले सेक्शन के लिए, ये वाले तो करंट बाहर जाएगा, बाहर की ओर आ रहा है, ये सुनो, बाहर की ओर आ रहा है। तो यहां पे ये छोटा सा सेक्शन, इसके ऊपर ध्यान दो, इसके ऊपर ध्यान दो, वहां पे फिगर में मत देखो, इसके ऊपर ध्यान दो। तो करंट यहां से बाहर, नीचे से अंदर से, यहां से बाहर, यहां पे मैंने छोटा सा टुकड़ा एज्यूम किया, मान लो कि ये छोटा सा टुकड़ा है, इसकी वजह से यहां पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसकी वजह से वहां पे, यहां पे ये एक पॉइंट भी है, इसके ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में आपकी थंब होनी चाहिए, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में थंब, ये करंट यहां से ये बाहर की ओर आएगा ना, आपकी ओर आएगा, नीचे से यहां से आपकी ओर आएगा। तो ये डायरेक्शन में थंब को प्लेस कर दिया। फिंगर्स कहां पे पॉइंट आउट करनी है, फिंगर्स आपको जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकलनी है वहां पे पॉइंट आउट करनी है, ठीक है। वो एंगल पे है ना, ऐसे एंगल पे है, तो यहां पे मुझे फिंगर्स पॉइंट आउट करने। तो देखो आपकी जो पाम होगी ना, वो देगी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। पाम ना एंगल पे ऐसे जा रही है, ये सुनो, ऐसे जा रही है। आई बात क्लियर हुई, क्लियर। ये डायरेक्शन में थंब, करंट यहां से बाहर आ रहा है, घुमा 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 यहां से बाहर, तो जो छोटा सा सेक्शन अज्यूम किया उसमें से करंट बाहर आ रहा है, ये डायरेक्शन में आ रहा है, ये सुनो, ये डायरेक्शन में बाहर आ रहा है, ये सुनो। तो उसकी डायरेक्शन में थंब को प्लेस करो, और फिंगर्स जहां पे, पी पॉइंट यहां पे है ना, ये एंगल पे एक लाइन ऐसी, ये डॉटेड लाइन अज्यूम कर लो, ठीक है। तो एंगल पे एक डॉटेड लाइन यहां पे है, तो ये डायरेक्शन में फिंगर्स को पॉइंट आउट करेंगे, तो आपकी जो पाम है वो तो एंगल पे ऐसे दिखाई देगी, ये सुनो। मतलब कि मैं बोलूंगा कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, वो ये डायरेक्शन में आएगा। वही बात क्लियर, यस और नो। अभी छोटा टुकड़ा है तो छोटा सा फील्ड जनरेट होगा। मान लो कि वो जो फील्ड जनरेट हुआ कितना हुआ, डीबी के बराबर, कितना, यस, डीबी के बराबर, ठीक है। छोटा सा टुकड़ा है तो छोटा फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। डायरेक्शन समझ में आई, डायरेक्शन समझ में आई। आए, कुछ ज्यादा ही एंगल हो गया, लेकिन समझ सकते हो उसके लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। ये डायरेक्शन में, ये रिंग का बाहर का पोर्शन है, डॉटेड लाइन अंदर का दिखा रहा है, ठीक है। दिखाने के लिए ऐसा दिखा है, बाकी रिंग ऐसा है, ठीक है। तो ये बाहर से अंदर, तो ये डायरेक्शन में हमने थंब, ये फिंगर ऐसे देखो पॉइंट आउट हुई, ये डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन चलेगा अभी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, क्लियर है। अभी देखो, अगर मैं यहां पे एक्सिस ड्रॉ करूं, तो ये तो एंगल पे आ गया, ये तो एंगल पे आ गया, है कि नहीं। मान लो कि इसने बनाया एंगल थीटा, तो इसके तो दो कंपोनेंट आएंगे ना। एक कंपोनेंट ये डायरेक्शन में आएगा, ये डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा, डीबी कॉस थीटा। भाई मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शनल वेक्टर है ना, डायरेक्शनल वेक्टर है, तो वेक्टर अगर एंगल पे आता है तो उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे। तो एक आया डीबी कॉस थीटा, दूसरा क्या आया, डीबी साइन थीटा। आप समझ सकते हो, है कि नहीं। एक आएगा डीबी कॉस थीटा, एक आएगा डीबी साइन थीटा, क्लियर है। तो मुझे अभी ये निकालना है कि यहां से इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट मुझे ये फाइनल पूरी रिंग की वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखते जाओ। देखो, जैसा टुकड़ा मैंने ऊपर पसंद किया, वैसा ही एक टुकड़ा मुझे नीचे भी मिलेगा, ध्यान से देखना, वैसा ही एक टुकड़ा मुझे नीचे भी मिलेगा, ठीक है। मिल सकता है ना, बहुत ही अच्छे से मिल सकता है। अच्छा, उससे पहले मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखवा हो तो डीबी कितना लिख सकते हैं हम लोग, सोचो डीबी कितना लिख सकते हैं। व्हाट वाज द फॉर्मूला, छोटे से टुकड़े की वजह से μ0I/4π, वैसे μ0/4π इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r²। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था। अभी सर ये वाला थीटा नहीं, ये वाला थीटा नहीं, थीटा कौन सा वाला, ये वाला थीटा कौन सा, यहां पे आने वाला थीटा कौन सा वाला। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां पे हम इसको मीटा के अल्फा बना देते हैं, ठीक है। सो इट इज द अल्फा, अज्यूम दैट इट इज द अल्फा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे सर कौन सा एंगल लेना है। बच्चों ये वाला जो होता है ना, ये DL एंड R के बीच का एंगल, यस और नो। और वो क्या था, ये फिंगर
ये फिंगर्स और ये थंब, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के मतलब कि यहां पे अगर ये डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, रिंग ऐसे बाहर आ रही है, यहां पे 2D में दिखाने के लिए ऐसे दिखा है, बाकी रिंग ऐसे बाहर आ रही है, ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में इसका करंट है और ये ऐसे हमने निकाले फिंगर्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। तो कहीं ना कहीं ये साइन क्या होगा, 90, तो इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा साइन 90, और साइन 90 कितना होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। सो इट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई, मैं इसको लिख सकता हूं I इंटू DL अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो इतना छोटा मैग्नेटिक फील्ड वो छोटा सा सेक्शन आपको दे सकता है। इतना पॉइंट क्लियर हो आपको, ठीक है। चलो अभी आओ ध्यान से सुनते जाओ। जैसा ही एक सेक्शन मैंने ऊपर लिया ना, वैसा ही एक छोटा सा सेक्शन मुझे सेम सेक्शन नीचे भी मिल सकता है, जो मुझे सेम इसी तरह, ध्यान से देखना, इसकी वजह से भी यही डिस्टेंस पे, यही पॉइंट के ऊपर मुझे दो कंपोनेंट, सेम फील्ड मुझे यहां पे ये डायरेक्शन में भी मिल सकता है, सेम फील्ड मुझे यहां पे ये डायरेक्शन में भी मिल सकता है, जिसका एक कंपोनेंट ये डायरेक्शन में आएगा dB cos अल्फा, क्योंकि वो भी एंगल बनाएगा अल्फा, और एक आएगा यही डायरेक्शन में dB sin अल्फा। कैसे, चलो बताओ ये कंपोनेंट कैसे आया। तो भाई देखो ये हमारी रिंग, देखिए आपको ये रिंग, ठीक है, यहां से बाहर आ रहा था, यहां से अंदर जा रहा था, सेम ऊपर जितना सेक्शन था ऐसा ही एक छोटा सा सेक्शन मैंने नीचे अज्यूम कर लिया। नीचे वाले सेक्शन के लिए करंट अंदर जा रहा था। करंट अगर अंदर जाता है तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में थंब और फिंगर्स को कहां पे आपको पॉइंट करना है, जहां पे देखो ये वाली रिंग, फिंगर्स को जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहां पे। तो देखो आपकी जो पाम है वो कहां पे गई, पाम गई नीचे, मतलब कि ये वाली डायरेक्शन में आपको ये छोटे टुकड़े की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड मिला है कि नहीं। ये छोटे टुकड़े की वजह से सेम जैसा यहां था, आपको ऐसा लगेगा कि एक मिरर बैठी, मिरर इमेज ही एक सीधी मिरर इमेज बन गई यहां पे, यस और नो। तो इसकी वजह से यहां पे ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, उसने भी सेम एंगल अल्फा बनाया, उसका भी एक कंपोनेंट dB cos अल्फा, उसका भी एक कंपोनेंट dB sin अल्फा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आया कि यहां पे जितने ऊपर वाला पोर्शन है, यहां पे कोई भी एक टुकड़ा पसंद करोगे तो उसके सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने वाला मुझे एक और यहां पे नीचे वाले सेक्शन में एक टुकड़ा मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आता है कि जितना dB गए, यहां पे ऊपर वाले जितने भी सेक्शन लूंगा, या फिर यहीं पे दो ही सेक्शन के लिए देखो, दो ही सेक्शन के लिए देखो, तो भैया यहां पे dB cos अल्फा तो एक दूसरे के साथ छम्मा छम्मा हो गया ना। ये वाले कंपोनेंट का जो dB cos अल्फा है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में, और ये नीचे वाला जो कंपोनेंट उसका dB cos अल्फा नीचे की डायरेक्शन, तो कहीं ना कहीं ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, छम्मा छम्मा, ये और ये तो छम्मा छम्मा हो जाएंगे, है कि नहीं। ये दोनों तो छम्मा छम्मा, तो रिजल्टेंट कौन प्रोवाइड करेगा मुझे, dB sin अल्फा। तो यही एक एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सकता है पूरी रिंग की वजह से, क्योंकि जितना ऊपर सेक्शन लोगे ना, ऐसा ही एक सेम सेक्शन आपको नीचे मिलेगा। ऊपर वाले सेक्शन अगर फील्ड की वाई डायरेक्शन में dB cos अल्फा ये डायरेक्शन में दिया, तो नीचे वाला सेम ऐसा ही एक सेक्शन यहां पे मिलेगा जो dB cos अल्फा नीचे देगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट सिर्फ कौन दे सकता है, एक्स कंपोनेंट, क्योंकि सारे कोई भी एक कंपोनेंट, यहां पे कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा अज्यूम करो, ऐसा सेम टुकड़ा आपको नीचे मिल जाएगा कि जिसका dB cos अल्फा नीचे ही आएगा, या सुनो, तो ऊपर वाले से dB cos अल्फा तो हमेशा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा dB sin अल्फा जो हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं बोलूंगा टोटल रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड करेगा, dB cos अल्फा वाला कंपोनेंट नहीं, dB sin अल्फा वाला कंपोनेंट। तो मैं इंटीग्रेशन किसका करूंगा, dB sin अल्फा का, ठीक है, क्योंकि dB cos अल्फा तो कैंसिल होना है, वो तो कैंसिल होना है ना, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड कर सकता है, मान लो कि P पॉइंट के ऊपर, ये हमारा P पॉइंट है, P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मान लो B बराबर आता है, तो B कितना होगा, इंटीग्रल dB sin अल्फा के बराबर, इंटीग्रल dB sin अल्फा के बराबर। क्लियर है पॉइंट, यस और नो। cos अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। जैसा ऊपर एक सेक्शन वैसा ही एक सेक्शन नीचे, नीचे वाले सेक्शन का फील्ड ये डायरेक्शन में, ऊपर वाले सेक्शन का ये डायरेक्शन में, दोनों सेम एंगल बनाएंगे। तो इसका एक कंपोनेंट dB cos अल्फा, तो इसका एक कंपोनेंट dB cos अल्फा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो रिजल्टेंट कौन प्रोवाइड करेगा, सिर्फ dB sin अल्फा, ओनली dB sin अल्फा, है कि नहीं। क्लियर है पॉइंट इतना। चलो तो यहां पे dB sin अल्फा का इंटीग्रेट, मतलब कि इसका मैं पूरी रिंग के लिए, पूरी लेंथ के लिए अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो मुझे ये पूरी रिंग की वजह से पॉइंट P के ऊपर आने वाला मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते, बट उससे पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dB, dB हमने निकाला ना यहाँ पे, तो उसी को प्लेस करो, क्या है वो है म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू DL अपॉन R स्क्वायर, सही है, इंटू साइन अल्फा।
बच्चों यहां पे साइन अल्फा का ना वैल्यू बना देते हैं, इसको यहां पे ऐसे नहीं रखना है, साइन अल्फा का वैल्यू बना देते हैं। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, ध्यान से देखोगे तो साइन अल्फा मैं कहीं ना कहीं साइन अल्फा का वैल्यू बना सकता हूं, कोई भी एक कंपोनेंट पकड़ लो यहां से, यहां से देखेंगे तो ये अल्फा, तो इसके अपोज में ये भी अल्फा होगा, और ये अल्फा हो जाएगा तो यहाँ पे ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। और यहीं से साइन अल्फा अगर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये अल्फा और ये भी अल्फा, सही है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ ये अल्फा, ये भी अल्फा, तो यहाँ पे ये अल्फा, और अगर देखें तो ये अल्फा टोटल 90, और हाँ ये भी 90 होगा, दिस इज द 90, ये टोटल 90 बनेगा। अगर ये 90 बना तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये निकलता है कि यहाँ से ये भी बनेगा अल्फा, क्योंकि इतना होगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर ये 90 हो जाएगा, ये 90, ये अल्फा है तो इतना है 90 डिग्री, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये इसके परपेंडिकुलर है। हमने साइन थीटा साइन 90 लिया ना, क्योंकि ये यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमने बताया था ना कि मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट इन दोनों के परपेंडिकुलर आता है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा, तो ये तो टोटल 90 है ना, ये टोटल 90 है, तो इतना 90 माइनस अल्फा, तो इतना कितना होगा, अल्फा हो जाएगा, मतलब कि यस इट इज दी अल्फा। तो इसको मिटा देते हैं अभी, क्योंकि हमारे लिए काम का क्या है, ये अल्फा, अल्फा काम का है, तो ये भी अल्फा हो जाए। समझ में आया, समझ में आया, ये अल्फा है तो ये टोटल 90, ये टोटल 90 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, अगर इतना अल्फा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये एंगल 90 माइनस अल्फा, और क्योंकि ये 90 है और ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, सही है। चलो बराबर है। तो अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू यहां से बन सकती है, तो साइन अल्फा सामने वाली और ये हाइपो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा में कितना लिख सकता हूं, साइन अल्फा लिख सकता हूं आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर, इसको मैं लेके घूम रहा हूं, ठीक है। म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर, साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। चल, तो यहां से हमने साइन अल्फा का वैल्यू बना दिया, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। अभी यहां पे कुल मिला के देखें ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू ये जो छोटा सा सेक्शन उसके लेंथ है ना, ये सारे कंपोनेंट ना उसके रिलेटेड देखने जाओ तो सारे कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, सारे कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो हम उसको ना यहां से बाहर ले सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन से इन सबको बाहर ले सकते हैं, तो यहां से म्यू 0 आई इंटू आर 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, कहाँ गया भाई, आर स्क्वायर लिखना भूल गए, आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल 1 dl, ठीक है। क्योंकि सारे कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू, अगर आप रिस्पेक्टनेस देखने जाओगे तो यहां पे इंटीग्रेशन किसका होना है, यहां पे इंटीग्रेशन किसका होना है, तो यही तो समझना, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होना है। तो ये जो छोटा सा सेक्शन हमने अज्यूम किया ना, इसका ऊपर वाला छोटा सा लेंथ, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में होना है। और उसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये कैपिटल आर क्या है, ये तो रिंग की रेडियस है, सो इट इज कांस्टेंट। ये छोटे से सेक्शन से तो रिंग की रेडियस थोड़ी ना बदलने वाले, वो तो कांस्टेंट है ना उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर ये वाला डिस्टेंस है, हम यहाँ पे स्मॉल आर क्या लिए, अच्छा स्मॉल आर का वैल्यू अभी तक प्लेस नहीं किए हम लोग, अच्छा स्मॉल आर का वैल्यू अभी प्लेस नहीं किया बच्चों। स्मॉल आर मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये है स्मॉल आर, जिसका वैल्यू हमने यहाँ पे बनाया तो है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में प्लेस नहीं किया है, ठीक है। तो दिस इज द स्मॉल आर, ये वाले पॉइंट है, जो छोटा सा सेक्शन हमने अज्यूम किया है, ये सेक्शन से ये दूरी, जिस पॉइंट के ऊपर हमें अज्यूम करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वो दूरी, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये आर की वैल्यू भी यहाँ पे प्लेस करनी पड़ेगी, स्मॉल आर की वैल्यू, ठीक है। तो वो भी तो कॉन्स्टेंट रहेगी ना, क्योंकि छोटा सा टिकड़ा तो यहीं पे अज्यूम है, तो वहां से ये दूरी तो कॉन्स्टेंट ही रहने वाली है। फिर देखे तो म्यू 0 4 पाई तो कांस्टेंट है, करंट उसमें से जितना फ्लो करने वाला है, मान लो कि ये वाली पुली रूप में
पूरी लूप में मैंने आई करंट का फ्लो लिया है, तो ये तो पूरी एक लूप है ना, तो लूप में तो करंट कांस्टेंट रहने वाला है, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो सारी टर्म ना कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। और जैसे ही बाहर निकाले तो देखो इंटीग्रेशन किसका होने वाला है, सिर्फ इंटीग्रेशन होगा यस 1 का, 1 विथ रिस्पेक्ट टू डीएल। बच्चों इसको ना मैं क्लोज लूप इंटीग्रेशन भी बोल सकता हूं। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, क्लोज लूप इंटीग्रेशन, मतलब कि पूरी लूप का। ये क्या बता रहा है, ऐसे 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 आपने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, छोटे से टुकड़े ऐसे ऐसे बहुत सारे टुकड़े को ज्वाइंट करोगे तो क्या बच्चों ये आपको पूरी रिंग नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे, इंटीग्रेट करना का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, टू इंटीग्रेट मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन करना, या सुनो छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन करना। तो कहीं ना कहीं सोचो ये जो क्लोज लूप का इंटीग्रेशन है, यही इंटीग्रेशन 1dl आपको क्या देगा, ये पूरी लूप की लेंथ देगा ना, ये पूरी लूप की लेंथ दे सकता है कि नहीं, ये पूरी लूप की लेंथ है। तो ये इंटीग्रेशन कितना हो सकता है, ये पूरी लूप की लेंथ के बराबर, लूप की लेंथ बोलो या फिर सर्कमफियरेंस ऑफ दिस सर्कुलर लूप। ठीक है, दोनों सेम ही चीज है। तो यहां पे फाइनली हमें क्या मिलेगा, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट इक्वल टू 2πr। ठीक है, ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2πr। तो फाइनली हमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना लिख सकता हूं मैं, μ0I इंटू r अपॉन देखो 4π। अभी स्मॉल r का वैल्यू प्लेस करते हैं, स्मॉल r की वैल्यू क्या है, देखो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, या फिर लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसल हो जाएंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू एक और अंडर रूट वाली टर्म अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो गया, पूरी लूप। ये सुनो सर्कमफियरेंस ऑफ दिस सर्कल, क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ दिस लूप इज नथिंग बट इक्वल टू सर्कमफियरेंस ऑफ दिस सर्कल। तो कितना हो जाएगा वो 2πr के बराबर है कि नहीं, तो वो कितना हो जाएगा 2πr के बराबर। सही है, चलो तो यहां पे आगे बढ़ते हैं। इतना तो आ गए, पाई को कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा। सही है, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे ठुल्लू, क्या ठुल्लू बचा भाई, बहुत कुछ बचा, देखो ना μ0I इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2 टाइम्स, देखो अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो इसका 1 पावर, टोटल का 1 पावर ने 1/2 पावर, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग। है ना आसान, एकदम एकदम सिंपल है निकालना, बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, सिंपल है μ0 अपॉन, आप याद रख सकते हैं, फॉर्मूला सीधा याद रखना है आपको, इट इज नथिंग बट μ0I इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। ठीक है, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। अभी क्या है, कई बार ना यहाँ पे आपको यही फॉर्मूला में थोड़े बहुत ना चेंजेस करने को बोला जाता है। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे हमने जो पाई वगैरह कैंसिल किया ना, वो शायद आप कैंसिल नहीं करो तो भी चलता है, कई बार कई बुकों में ना ये पाई को और ये 2 को कैंसिल नहीं करते, एज इट इज फॉर्मेट को रखते हैं। नहीं रखना हो तो आप कैंसिल करके ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। अभी यहाँ पे क्या पूछा जाता है आपको ना, थोड़ा इसका प्लॉट वगैरह पूछा जाता है, मतलब कि ये तो हमें पता चला कि एक सर्कुलर रिंग अपने ही एक्सिस वाले किसी पॉइंट के ऊपर वो कितना मैग्नेटिक फील्ड दे सकती है, इतना मैग्नेटिक फील्ड दे सकती है। ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड दे सकती है। अभी यहां पे क्या आपने एक चीज नोटिस की, ये x मतलब कि दूरी, पॉइंट की दूरी एक्सिस के ऊपर, जैसे जैसे ये x इंक्रीज होगा, सोचो x इंक्रीज होता जाएगा, सोचो x इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, मतलब कि डिनोमिनेटर इंक्रीज होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होता जाएगा। और वो सिर्फ ये साइड पे नहीं, दोनों साइड पे होगा ना, दोनों साइड पे होगा। जैसे कि मान लो कि ये मैंने रिंग लिया है, तो रिंग से आप यहां पे आगे बढ़ो या यहां पे आगे बढ़ो, दोनों केस में एक्स स्क्वायर है ना। अगर आप रिंग को ओरिजिन पे मानते हो तो यहां के जो डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे और यहां के लेफ्ट हैंड साइड के जो डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव होंगे, लेकिन स्क्वायर होने के बाद तो पॉजिटिव हो जाएंगे ना। तो रिंग के केस में आपने ये नोटिस किया कि ये जो डिस्टेंस है ना वो यस देखो पावर 3/2 है,
एक टाइम के लिए यहां पे ध्यान से ऐसा समझ लो कि यहां पे x का वैल्यू मैं 0 ले लूं, ठीक है, अज्यूम करो कि x का वैल्यू 0 हो जाए, तो यहां पे r स्क्वायर के बाद 3/2 पावर, मतलब कि r स्क्वायर स्क्वायर कैंसल आउट, r क्यूब और स्क्वायर क्यूब के साथ कैंसिल, तो 1/r बचेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे यह समझ में आता है कि ये जो रिडक्शन होगा ना मैग्नेटिक फील्ड का, वो 3/2 पावर, मतलब कहीं ना कहीं मैं उसको एक्सपोनेंशियल डीके से ही बता सकता हूं। सो इट शुड बी एक्सपोनेंशियल डीके। तो कहीं ना कहीं मैं अगर ये वाली रिंग जो भी हमने अज्यूम किया इसको मैं सेंटर पॉइंट पे मानूं, तो आप यहां से किसी ये वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते जाओ, दूर चले जाओ, और यहां से ये वाली साइड पे भी दूर चले जाओ, दोनों साइड पे मैग्नेटिक फील्ड यस एक्सपोनेंशियली डीके करेगा, एक्सपोनेंशियली डीके करेगा, यस और नो। मतलब कि सिर्फ एक साइड नहीं, दोनों साइड पे फील्ड मिलेगा, दोनों साइड पे फील्ड मिलेगा, और दोनों साइड पे सेम नेचर है। यहां पे भी एक्सपोनेंशियल डीके, जैसे से आप यहां से सेंटर से दूर चले जाओ, और यहां से जैसे से ये साइड पे सेंटर से दूर चले जाओ, आपको मैग्नेटिक फील्ड एक्सपोनेंशियली डीके करता नजर आएगा, यस और नो, एक्सपोनेंशियली डीके होता नजर आएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो कि सेंटर पे मैक्सिमम आना चाहिए, है कि नहीं, सेंटर पे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। इसका प्लॉट भी करते हैं, उसका प्लॉट भी ड्रॉ करते हैं, कई बार प्लॉट ड्रॉ करने को पूछा जाता है तो उसका प्लॉट भी ड्रॉ करते हैं। लेकिन क्या इतना समझ में आया कि यहां से आप ये साइड पे ये डायरेक्शन में आगे बढ़ो या फिर ये डायरेक्शन में आगे बढ़ो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक्स का तो स्क्वायर ही होना है, और फिर एक साइड नहीं, दोनों साइड पे आना है, दोनों साइड पे। ऐसे ही एक मैं पॉइंट यहां पे भी अज्यूम कर सकता हूं, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी, क्योंकि ये आफ्टर ऑल इट इज एक्स स्क्वायर, तो वो भी नेगेटिव डिस्टेंस भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव ही होना है, तो दोनों साइड पे नेचर सेम आएगा, यस और नो। तो मैंने पूछा कि यहां पे मैक्सिमम फील्ड कहां पे मिलेगा, तो सेंटर पे, क्योंकि मुझे यह समझ में आ रहा है कि रिंग से दूर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस करे, रिंग से ये साइड पे दूर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस करे। तो इसका मतलब ये हो कि रिंग के सेंटर पे मैक्सिमम होनी चाहिए, रिंग के सेंटर पे मैक्सिमम होनी चाहिए। बात तो सही है, क्योंकि सेंटर को छोड़ो तो फील्ड रिड्यूस कर रहा है एक्सपोनेंशियली, यहां से भी सेंटर को छोड़ो तो फील्ड रिड्यूस कर, तो सेंटर पे मैक्सिमम होना चाहिए, है कि नहीं। और कितना होना चाहिए मैक्सिमम, तो उसके लिए सेंटर के लिए मैं ये एक्स दूरी को क्या मान लू, सेंटर पे मुझे निकालना, तो एक्स दूरी को क्या मान लू, 0 मान लो। बहुत ही बढ़िया, 0 मान लो। अगर मैं उसको 0 मान लेता हूं, सो लेट x इज इक्वल्स टू 0, सो इट विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। मान लो कि ये सेंटर जो भी है वो ओरिजिन O है, ठीक है, दिस इज द सेंटर O, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग एट द सेंटर दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यहां पे देखो μ0 I इंटू आर स्क्वायर बटे यहां पे 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर रेस टू 3/2। मतलब कि इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट μ0 I आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर, ये तो 0 स्क्वायर है, स्क्वायर 3/2, 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा आर क्यूब, स्क्वायर 2 कैंसल हो जाएंगे, तो बचा क्या, μ0 I अपॉन 2 आर। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रिंग कितना आएगा, मैक्सिमम, इसको हम बी मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, पॉसिबल मैक्सिमम फील्ड ड्यू टू द रिंग, वो हमेशा सेंटर पे मिलेगा। कितना आएगा, μ0 I अपॉन 2 आर। तो अगर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं प्लॉट करने जाऊं ना, तो बच्चों ये प्लॉट कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि सेंटर पे मैक्सिमम, सेंटर को जैसे छोड़े ना रिड्यूस करेगा, सेंटर पे मैक्सिमम, सेंटर को जैसे छोड़े ना रिड्यूस, दोनों साइड पे नेचर सेम, सेंटर पे मैक्सिमम कितना, μ0 I अपॉन 2 आर। सो इट इज द करेक्ट प्लॉट, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ दिस रिंग, क्लियर है पॉइंट, दिस इज द करेक्ट प्लॉट, ठीक है। सेंटर पे मैक्सिमम वैल्यू, सेंटर को जैसे छोड़ोगे रिंग से तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपोनेंशियली डीके होगा। क्यों एक्सपोनेंशियल, मैंने समझाया, ठीक है, 1/x वाला टर्म, तो वो एक्सपोनेंशियली होगी, ठीक है। यहां पे भी सेंटर को ये लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ते आगे बढ़ोगे तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करेगा, ठीक है। बच्चों आपने एक नोटिस किया, शायद आपने किया होगा, मैंने तो नोटिस किया कि बच्चों यही रिंग को अगर मैं चार्ज कर दूं, मतलब कि चार्ज्ड रिंग हो और उसके सेंटर पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले जाऊं, वो जीरो आएगी, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 नहीं है, मैक्सिमम है कि नहीं। अगर यही रिंग ले लूं और उसको चार्ज कर दूं, और ये चार्ज रिंग की वजह से सेंटर पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक, चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन लगे ना, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटेंसिटी 0 निकलेगी सेंटर पे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, यस और नो। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई बोले कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है,
तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा, गलत बात है। मैग्नेटिक फील्ड तो मैक्सिमम हो रहा है, यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन रिंग की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, मैक्सिमम होगा, है कि नहीं? ये मिला ना हमें मैक्सिमम, म्यू 0/2r। नेचर ऐसा बोल रहा था कि जैसे आप उसको छोड़ते जाते हो वैसे उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस कर रहा है एक्सपोनेंशियली। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये हो गई बात मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग रिंग। हमें सिर्फ रिंग की वजह से यहाँ पे एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट के ऊपर, कोई एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने को बोलते हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है? इट इज द डेरिवेशन, सिंपल सा डेरिवेशन, ऐसा कुछ हाईफाई नहीं है, लेकिन अच्छा होगा कि आप ये फॉर्मूला सीधा याद रख लो। जो भी पॉइंट दिया गया है उसका सेंटर से लोकेशन निकाल लो, उसको यहाँ पे प्लेस कर दो, यू विल डेफिनेटली गेट दैट आंसर। क्लियर है पॉइंट? कई बार ना यही रिंग, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, ऐसे ना टर्न, एक रिंग नहीं, एक स्पाइरल ऐसा बना दिया, मतलब कि रिंग के साथ स्प्रिंग आती है ना, स्प्रिंग ऐसे नजदीक नजदीक, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा आगे, सोलेनोइड भी आएगा, उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोलता है, तो यहाँ पे टर्न को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट। लेकिन वो अलग पॉइंट है, वो वहां पे देखेंगे, ठीक है? अभी के लिए इतना समझ लो कि रिंग की वजह से कोई भी एक एक्सिस के ऊपर, कोई पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती? इतनी। अगर किसी रिंग की वजह से सेंटर के ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करने को बोले तो कितना आएगा? जीरो आएगा। लेकिन वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने को बोले तो वो कभी जीरो नहीं आएगा। आंख बंद करके कभी ऐसा मत बोलो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो ही होगा। अगर वो चार्ज बॉडी की वजह से वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो हो सकता है, तो अगर उसको उसमें से करंट दौड़ाया जाए तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे जीरो होगा। कभी नहीं, कभी नहीं, वहां पे तो कांस्टेंट हो रहा है, देखो ना, कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर में समझ आया होगा। छोटा सा लेक्चर था हमारे लिए आज का, छोटा सा लेक्चर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आपको ये डेरिवेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है। डेरिवेशन सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों क्या देखने वाले हैं? तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो देखने वाले हैं वो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा। यहां पे हमने रिंग की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है वो निकाला, ठीक है? वहां पे हम किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, स्ट्रेट वायर की वजह से, चाहे वो इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो, कितना मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, ठीक है? ये एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा में देख लेंगे, ठीक है? मैं इसका लेक्चर अलग से बनाऊंगा कल, तो कल के लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? कल का लेक्चर एक्स्ट्रा होगा, तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा लेक्चर प्लीज देख लीजिएगा ताकि आपको समझ। तभी क्या है कि कई बार ना ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कॉम्पिटिटिव में, ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं कि एक स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल रिंग है, और यहाँ पे फिर वापस स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट तक, तो बताओ यहाँ पे ये वाले पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकलेगी वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं पहले तो आपको ये सेंटर, ये जो वायर है ना, इसकी वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है वो आपको पता होना चाहिए। रिंग की वजह से तो समझ चुके हैं, ठीक है? रिंग की वजह से तो समझ चुके हैं, रिंग तो पता हो गई ना, रिंग तो पता है। और हाँ, ये सर्कुलर शेप है ना, उसकी वजह से ना कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है। जरूरी नहीं कि वो सेमी सर्कल ही आए, वो कोई भी सर्कल आ सकता है, ठीक है? वो कोई भी सर्कल, ये सेमी सर्कल ऐसा नहीं, एक आर्क भी आ सकता है। तो आर्क की वजह से कितना आता है ना, वो सारी चीजें भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि एक आर्क है तो यहाँ पे ये सारा फॉर्मूला रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो अगर मान लो कि इतना आर्क दिया तो ये आर्क की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इसको कौन से सर्कल से जोड़ोगे आप? अगर सेमी होता तो निकाल सकते, सेमी का आधा होता तो भी निकाल सकते, लेकिन इतने आर्क को कैसे जोड़ो? तो इसका भी एक फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो आर्क के फॉर्मूला से पूरी रिंग भी सॉल्व हो सकती है, समझ रहे हो? हाँ, रिंग के लिए आउटर रिंग से सेंटर से किसी और पॉइंट के लिए तो ये फॉर्मूला चाहिए, लेकिन सेंटर की बात आती है तो वहां पे ये फॉर्मूला नहीं याद हो तो भी चलेगा। मैं आर्क का फॉर्मूला आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। कल के लेक्चर में, कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सारी चीजों की यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो प्लीज वो लेक्चर देख लीजिएगा, हो सकता है आपके बहुत सारे डाउट सॉल्व भी हो जाए उससे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे।